नमस्कार। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित संगोष्ठी और काव्य पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा द्विवेदी है और मैं इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। आज की गोष्ठी का विषय है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी साहित्य और भाषा के फक्कड़ साधक। और जब मैंने ये विषय बताया था तो मेरे पास आपत्तियाँ भी आई थी कि इस फक्कड़ शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये विषय हमने कहाँ से लिया। हम एक कार्यक्रम कर रहे थे कॉलेज में और उस कार्यक्रम में आचार्य द्विवेदी के निबंधों पर चर्चा हो रही थी और उनका निबंध ठाकुर जी की बटोर चर्चा में आया। उस दौरान हमें एक बच्चे ने बोला कि उनकी लेखनी में एक शिक्षक की लेखनी है, वो समझा समझा के लिखते हैं। ये उसका वो था, बच्चा मतलब वो एमए का वो था, स्टूडेंट था, और उसने बोला कि वो समझाते हैं, अपनी लेखनी में समझाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हमको कोई पढ़ा भी रहा है, समझा भी रहा है और विषय की जानकारी भी दे रहा है। और उसने शब्द इस्तेमाल किया, वो हमसे समझाते भी हैं, हमसे बातें भी करते हैं, फक्कड़ साधक जैसे हैं, गंभीरता और मस्ती दोनों हैं। और हमने इसके बाद वहाँ पे जितने बाकी छात्र थे उनसे पूछा कि आपने साहित्य को कैसे देखा, आचार्य द्विवेदी के क्या समझा। तो उनमें से ज़्यादातर ने उनकी शैली का पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णन किया। तो हमको लगा एक कार्यक्रम हम ऐसा भी करें जिसमें उनकी इस साहित्य की शैली को आज की पीढ़ी से जोड़ें। आज के इस कार्यक्रम में हम आचार्य जी के कविताओं का पाठ भी करेंगे। हालांकि आचार्य जी ने कविताओं को अपनी मुख्य विधा नहीं बनाया, लेकिन उनकी कई कविताओं को हमने पत्रिकाओं में पढ़ा है। इसीलिए ये कारण आज हम उनके कविताओं से परिचय करा रहे हैं। उनकी कविताओं का एक संग्रह छप चुका है, जिसकी भूमिका बाबा के शिष्य और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, हमारे मास्टर साहब, मेरे पिताजी के गुरु, हमारे गुरु, उन्होंने लिखी है। तो हम जब इस कविता को हम लोगों ने सोचा कि हम इसमें से कितने निकालें, क्योंकि उनकी कविताओं में कई विषय थे, कुछ उनकी अपनी लिखी हुई थी, कुछ अनुदित थी। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की अनुदित कविताएं थे, अंग्रेजी की भी कुछ काफ़ी अनुदित थी। तो हमने जब उनको शुरू किया और उनकी कविताओं में हिंदी, संस्कृत, ब्रज भाषा, हर तरह की चीज़ें हमको दिखती हैं, तब हमने सोचा कि हम ऐसी कविताएं उठाएं जो एक कहीं ना कहीं थोड़ा गंभीरता भी दिखाएं और एक थोड़ा उनका विनोद पक्ष भी दिखाएं। तो हम लोगों ने अपनी तुच्छ बुद्धि के हिसाब से 2 कविताएं उठाई, जिसका पाठ हम लोग आज करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर त्रिपाठी कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योतिष जोशी हमारे मुख्य वक्ता हैं। काव्य पाठ के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष शुंगलू जी और रत्नेश मिश्र जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर त्रिपाठी हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, कवि और गद्यकार हैं। उनकी कई पुस्तकों पर उन्हें पुरस्कार मिल चुका है। मैं खास तौर पर बाबा पर लिखी व्योमकेश दरवेश का जिक्र करूंगी। ये पुस्तक उनके संस्मरणों पर आधारित है। उन्हें मूर्ति देवी सम्मान, व्यास सम्मान, आकाशदीप सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शलाका सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राजकमल प्रकाशन सृजनात्मक गद्य सम्मान, शमशेर सम्मान, गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, बड़ी लंबी सूची है, डॉक्टर विलास शर्मा सम्मान और हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी की तबीयत 2 दिन पहले काफ़ी नासाज थी, लेकिन उन्होंने हम पर वो की। ये उनका उनके गुरु के प्रति उनका आदर भाव, सम्मान भाव है और हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि वो आज हमारे कार्यक्रम में आए। मैं रत्नेश जी से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर त्रिपाठी को एक छोटी सी भेंट देके उनका स्वागत करें। अभी हाल फिलहाल मैं राजकमल के स्थापना दिवस पे गई थी और उनका जो सबसे छोटा वक्ता था, उम्र में 23 साल का बच्चा था, उसने मंच पे खड़े होकर बोला कि अगर आप ताली बजाते हैं तो ये सब मेरे लिए नहीं, सबके लिए होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, तो तालियों की एक आवाज़ तो आनी चाहिए। अब मैं डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ज्योतिष जोशी साहित्य, कला और नाटक मंच के प्रसिद्ध आलोचक हैं।
संस्कृति और परंपरा के समकालीन मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनकी 27 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसमें जैनेंद्र और नैतिकता, जो मैंने पढ़ी है, आलोचना की छवियां, उपन्यास की समकालीनता, पुरखों का पक्ष जैसी पुस्तकें शामिल हैं। सारी नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ने का इरादा है। डॉक्टर जोशी को बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का साहित्य सेवा सम्मान, संस्कृति विभाग बिहार सरकार का दिनकर सम्मान, गृह जनपद गोपालगंज का गोपालगंज गौरव सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यिक कृति सम्मान, आलोचना में विशिष्ट योगदान के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान, स्पंदन आलोचना सम्मान, प्रमोद वर्मा स्मृति सम्मान और लोक कलाओं में उल्लेखनीय आलोचनात्मक योगदान के लिए इंडियन फोक फेडरेशन का फोक आर्ट एम्बेसडर अवार्ड मिल चुका है। नूपुर, नूपुर हमारे ट्रस्ट की महासचिव भी हैं, वो डॉक्टर जोशी का स्वागत करें और प्लीज़ तालियां। अब मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ट्रस्ट की महासचिव नूपुर द्विवेदी पांडे से अनुरोध करेंगी कि वो ट्रस्ट के गठन और उद्देश्यों, आवाज़ गई क्या? नहीं, और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में और गतिविधियों के बारे में अवगत कराएं। साथ ही मंच संचालन की जिम्मेदारी अब मैं इनके ऊपर सौंप रही हूँ। नूपुर। धन्यवाद डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट का गठन 2021 में हुआ था। इससे पहले हमारे पापा डॉक्टर मुकुंद द्विवेदी ने एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति न्यास रखा था, लेकिन बीच में उनकी आखिरी समय में उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण न्यास निष्क्रिय हो गया। हम लोग फिर जुड़े और इस ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट में हम साहित्य, भाषा, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज इस ट्रस्ट को 3 साल पूरे हो गए हैं और हम आप सब लोगों के सहयोग के आभारी हैं। थैंक यू सो मच। आचार्य द्विवेदी की कविताओं में उनके गांभीर्य और उनके विनोद की झलक दिखती है। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। आज हमने आचार्य जी की इसी कविताओं के संग्रह से कुछ मोती चुने हैं और अब हम उन कविताओं और की तरफ बढ़ते हैं। अग्रणी पत्रकारों में से एक रत्नेश जी राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक के रूप में कार्यरत हैं। करीब 31 साल के पत्रकारिता के अनुभव के साथ उन्होंने शिक्षा, राजनीति, कार्यपालिका और विधायिका के काम को नज़दीकी से देखा है। मैं रत्नेश जी से अनुरोध करूंगी कि आचार्य जी की कविता पाठ के लिए मंच पर आएं। नमस्कार। आज की गोष्ठी के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। काव्य पाठ के इस सत्र में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत है। ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी जी ने आचार्य जी की कविता के पाठ का दायित्व मुझे भी सौंपा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस दायित्व को ठीक से निभा सकूं। वैसे तो आचार्य द्विवेदी जी ने अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं, लेकिन उनके कवि रूप के बारे में लोग कम ही जानते हैं। द्विवेदी जी की कविताओं में उनके निबंधों की भांति सर्वत्र विनोद का भाव मिलता है। आचार्य जी के लेखन में कहीं महाकवि कालिदास का पांडित्य दिखता है तो कहीं कबीरदास का फक्कड़पन। गंभीर से गंभीर चिंतन को भी बेहद सहज और सरल शब्दों में प्रकट करना आचार्य जी के लेखन की विशेषता है। द्विवेदी जी का कवि हृदय उनके समस्त साहित्य में दिखाई देता है, वह चाहे उपन्यास हो या निबंध, आलोचना हो या साहित्य का इतिहास। आचार्य जी ने भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। तो आइए सुनते हैं आचार्य जी की ये कविता।
रजनी दिन नित्य चला ही किया मैं, रजनी दिन नित्य चला ही किया मैं, अनंत की गोद में खेला हुआ। चिरकाल न वास कहीं भी किया, किसी आंधी से नित्य धकेला हुआ। न थका न रुका न हटा न झुका, न थका न रुका न हटा न झुका, किसी फक्कड़ बाबा का चेला हुआ। मद चूता रहा तन मस्त बना अलबेला, ऐसा मैं अकेला हुआ। पिक कूका किए अली गुंजा किए, नव बल्लरियाँ लहराती रहीं। हंस के वश में करने को रसाल, और मालतियाँ मुस्काती रहीं। बकुलों ने बिछाए प्रसन्न नए, बकुलों ने बिछाए प्रसन्न नए, नव माधवी नित्य रिझाती रही। न रुका मैं कहीं न प्रलुब्ध हुआ, कलियाँ मुझे नित्य बुलाती रहीं। मलयानिल आया कहा कि रुको, मलयानिल आया कहा कि रुको, कुछ मंद सुगंधि का ले लो मजा। लहरों ने कहा ठहरो तो जरा, तू भगा भगा मेरे बटो ही न जा। लिए चांद सा कुंभ सुधारस का, लिए चांद सा कुंभ सुधारस का, रजनी ने कहा यह जानता जा। दिल मेरा बना पे अड़ाल रहा, कहा फक्कड़ कोप सजा ही सजा। विरही गज देख के रोते रहे, विरही गज देख के रोते रहे, प्रिय प्रेमी निजत्व को खोते रहे। कवि वस्तुलता से सने बने, वृथा कल्पना के रस धोते रहे। वन बाग नए अनुराग भरे, वन बाग नए अनुराग भरे, रस राशि के प्राण भिगोते रहे। कोई रोते रहे कोई खोते रहे, अपना रथ पे हम जोते रहे, अपना रथ पे हम जोते रहे। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत। अब हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विचार रखें। बहुत आत्मीय और गुरुवर आचार्य द्विवेदी के प्रति भाव रखने वालों की गोष्ठी है। इस गोष्ठी का जो प्रथम कार्यक्रम हुआ काव्य पाठ, उसे सुन करके मुझे ये लगा, पहले से समझता था लेकिन आज फिर लगा कि काव्य पाठ कितना ज़रूरी होता है। काव्य कविता अपने मूल रूप में वाचन में ही है। कविता के जितने अन्य रूप दिखलाई पड़ते हैं, चाहे वो लिखित हो, चाहे उसकी आलोचना हो, चाहे उसकी व्याख्या हो, वो कविता के अनुवाद हैं। पोएट्री इटसेल्फ जो है वो उसके वाचन में ही है, क्योंकि वाचन में एक लय है और अर्थ शब्दार्थ में नहीं होता है। जिसे आप शब्दार्थ कहते हैं ना, वो तो डिक्शनरीज में होता है, किताबों में होता है। जो अर्थ होता है शब्द का, भाव का, वो उसकी लय में होता है। एक ही वाक्य में बोलूं, अर्थ बदल जाएगा लय से। मैं कहूँ मैं बोल रहा हूँ, एक अर्थ है। मैं कहूँ मैं बोल रहा हूँ, दूसरा अर्थ। मैं बोल रहा हूँ भाई, तीसरा अर्थ। लय अर्थ बड़ा चक्कर पाया जाएगा, बड़ा दूसरे चक्कर में। ये लय जो है, क्योंकि भाव का वहन स्वर में होता है, व्यंजन में कम होता है। इसलिए लय और संगीत जो अर्थ देते हैं, वो अर्थ शब्द नहीं दे पाते। आप जानते हैं कि संगीत में स्वर का महत्व होता है। केवल एक संगीत की एक शैली ध्रुपद है जिसमें व्यंजन कभी कभी स्वर तक पहुंच जाता है। इसलिए
मेरे कहने का मतलब ये था कि यह कार्यक्रम कोई ऊपर फट्टू का कार्यक्रम नहीं है, काव्य पाठ। और मैं केवल अपर्णा द्विवेदी और नूपुर द्विवेदी और रसनेश जी से नहीं कहूँगा। यहाँ साहित्य के अनेक लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, विभागाध्यक्ष बैठे हैं, राजकुमार प्रकाशन के स्वामी बैठे हुए हैं। जितना हो सके अपने बस में, जितना हो काम चलाओ ढंग से, सस्टेनेबल ढंग से जितना हो सके उतना काव्य पाठ करना साहित्य की, कविता की सब बहुत बड़ी सेवा है। इसका महत्व कम न समझा जाए। पंडित जी को स्मरण करते हुए ये मुझे कहना ज़रूरी लगा, इसलिए कह रहा हूँ। अब गुरुदेव के बारे में जो पंडित जी का उपन्यास है रामदास का पोथा। उस रामदास के पोथा में कि जो जाबाला हैं, नायिका है शुभा, रैक मैंने उनको देखा था। तो जब वो किसी से कहने लगता है कि शुभा कैसी है, जाबाला, वो शुभा नाम से उसने अपना नाम दे दिया, शुभा। शुभा कैसी है? ऐसी है शुभा, शुभा ऐसी है, शुभा ऐसी है, शुभा तो वैसी है। भाव बेबल हो जाता है, शुभा तो ऐसी है। अगर आपने कभी जिंदगी में किसी के प्रति अपना सब कुछ ऐसा दे दिया हो, तब आप उस रैक की भाव विवलता समझ सकते हैं। वो कहता कैसी है, कैसी कैसी। फिर बाद में निराश होकर कहता है तुम क्या जानो, तुमने तो सुबह को देखा ही नहीं, जब तुमने देखा ही नहीं तो क्या जानूं, मेरे बताने से क्या होगा। ऐसे ही हमारे गुरु थे। मैं चाहे जितना हाव पाँव झटक करके, वाणी विलास करके आपको समझाऊं, आपसे निवेदन करूं कि आचार्य जी कैसे थे, न मैं बता पाऊंगा और न मुझे संतोष होगा। आप समझ लेंगे कि नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। कभी कई मेरे ऐसे हैं जो मुझे कभी कभी लगता है जो मुझसे करीब करीब उतना जानते हैं जितना समझते, जितना मैं समझता था। तो गुरुदेव की एक घटना मैं सुनाता हूँ, बहुत देर बोलूँ तो कर गया भैया। मैं पंडित जी के एक कृपा का पात्र इसलिए, का अधिकारी इसलिए बना, उनके शिष्यों की मंडली है। ज्योतिष का है, नामोर सिंह है, केदारदास सिंह है, सुप्रसाद सिंह है, रामदास मिश्र हैं, राम पूजन तिवारी हैं, हिरणमय हैं, डॉक्टर कुंतल मेघ हैं, परेश हैं, गंगा प्रसाद विमल हैं। मेरी योग्यता ये थी कि मैं साधनहीन था। तो पंडित जी को कुछ सेठ से कलकत्ते की कनौरिया या उनको हर साल कुछ पैसा दिया करते थे कि आप अपने योग्य विद्यार्थियों को, मैं साधनहीन विद्यार्थी हूँ, उनको पैसा दे दिया कीजिए, उनकी सहायता कर दिया कीजिए। पंडित जी को पता रहता था, बहुत कुछ मेरे बारे में पता लगाते रहते थे। तो मैं शाम को घूम रहा था, मुझसे पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, अभी तुम परसों आना मेरे यहाँ, और वो कनौजिया जी ने कुछ पैसा भेजा है तो तुम ले लेना मुझसे। अपने आप जरा कुछ दूसरे ढंग के थे, बेवकूफ़ टाइप के, बेर से काम कर। हमने कहा पंडित जी आप दिल्ली कब जा रहे हैं? पंडित जी रुक गए, इधर आओ। जो पंडित जी ने कहा मुझसे, तुम अपने को बहुत स्वाभिमानी बनते हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम पैसे आकर के पैसे ले लेते और तुम बात टाल रहे हो।
तुम समझते हो कि और लोगों में उतना स्वाभिमान नहीं है। और देखो, ये मैं तुमको दान उस ढंग का नहीं कर रहा हूँ, न कोई दान कर रहा है। इसलिए तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, ऋण दिया जा रहा है, जब तुम किसी योग्य होना, और जब तुमको ऐसा कोई मिलेगा जैसा तुम मुझे मिले हो, तो ये उसको पैसा 100 गुना ज़्यादा करके देते रहना जीवन में। तुमको पता है कि जब कोई पात्र मिलता है तो दानी धन्य हो जाता है, इसलिए क्योंकि पैसा वहाँ जाना, जहाँ जाना चाहिए पैसा वहाँ जा रहा है। ये हमारे गुरुदेव थे, वो देना जानते थे, आशीर्वाद देना जानते थे, कृपा करना जानते थे। ऐसे गुरुदेव थे, ऐसे। और वो रविंद्रनाथ के साथ अपने समय के सबसे बड़े विश्व कवि। कालिदास का मामला गुरुदेव का ये था कि हम सब लोग खिजाते, बहुत मुंह लगे हम लोग गए थे, बहुत मुंह लगे हम लोग गए थे। कभी कभी ऐसी हरकतें किया करते थे उनके सामने जो शर्म लगती है, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। पंडित जी कालिदास की बात करते थे तो तन में हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे, वो काल रुक जाता था कालिदास की बात करते समय। अब नामवर जी तो बहुत डरते थे, नामवर जी पंडित जी से ज़्यादा बात करते हुए। शिवप्रसाद सिंह बहुत उम्र थे, हम भी अगल बगल बोल देते थे। नामवर जी कभी मूड में कहते, पंडित जी ठीक है, कालिदास भवभूति भी अच्छे कवि हैं पंडित जी। अब पंडित जी करते क्या थे, भवभूति को, लेकिन भवभूति को टाल के फिर कालिदास पढ़ा। फिर पंडित जी ने कालिदास शुरू किया। फिर किसी ने पुट से, हमने किसी ने कह दिया, पंडित जी ऐसी बात नहीं है पंडित जी, देखिए आखिरकार तो भवभूति का साथ ऐसा कर दिया, जो 2 रुपये की किताब मिलती है खरीद के पढ़ा पड़ा। देखो अब तुम तो पंडित जी का सब पाँच टूट जाता था, फिर कहीं छेड़ देता था कोई। तो पंडित जी कालिदास के सौंदर्य के प्रतिमान, सौंदर्य के कवि, लेकिन गुरुदेव जिस सौंदर्य, वो पुराने परंपरा से प्राप्त सौंदर्य को पुनर्प्रतिष्ठित नहीं कर रहे थे। बड़ा रियल, वास्तविक द्विवेदी कहाँ है, गुरुदेव कहाँ है? वो आधुनिक भारत में सौंदर्य का पुनर्गठन कर रहे थे, वो नया सौंदर्य ढूंढ रहे थे, और न उन्होंने किसी को कहने में, चाहे जैसी बात में, लेकिन मैं सोच समझ के ही कह रहा हूँ, किसी को उन्होंने इस तरीके से जस का तस प्रतिशत नहीं किया। यहाँ तक कि मैं एक केवल उदाहरण दे दूँ और आप मान जाएं, मैं खुद मान गया था, चौंक गया था पंडित जी को पढ़ करके। आप जानते हैं, जिस कालिदास की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, पल्ला में संचारणी पल्लवे नील सही जो पढ़ते थे पंडित जी, तो जो दिन रंग जो पढ़ते थे, जैसे मैंने कहा ना, कविता का अर्थ तो कविता के पढ़ने में होता है, पंडित जी तो पढ़ते थे। रासु पढ़ाते थे, मानव की लता कंचन घल मत वीर गजराज गई। पंडित जी के मालूम भी बहुत था। लाल जी के वॉइस में, बबुआ के वॉइस में पंडित जी का मालूम था, पंडित को आज भाई मालूम था वॉइस से पंडित जी का। तो वो कालिदास के बारे में लिखा, क्या बात है, लिखा कि अशोक, कालिदास का दुलारा अशोक, अशोक का फूल, अशोक फूल। और एकाएक लिखा, किंतु है कभी तुमने भट्टिनी का
करुण स्मृति तो देखी नहीं। तुमने बहुत वर्णन किया पार्वती का, उर्वशी का, लेकिन तुमने करुण करुण स्मृति, छठा सा स्मृति मुस्कान वाली, तुमने भट्टिनी की करुण स्मृति नहीं देखी। यह करुण स्मृति देखी होती तो फिर पैसे पता नहीं कैसा लिखते। अशोक का पुष्प कालिदास का दुलारा है। कितना सौंदर्य देखा है कालिदास ने इस फूल में, बहुत सौंदर्य देखा है। ऐसा सुंदर फूल कहाँ है? लेकिन है तो ये उसी मध्यकालीन जब्दी हुई मनोवृत्ति का, जो जनता के सशक्त रक्त कणों को चूस करके पैदा हुई थी। ये नया कालिदास ढूंढना है, ये अपना कालिदास ढूंढना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, इसलिए वो केवल एक पक्ष दिखा करके नहीं, इसलिए जहाँ जहाँ उन्हें, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो मैं हूँ स्वयं निज प्रतिवाद। पंडित जी के युक्तियों में शायद ही ऐसी कोई युक्ति हो जिसका पंडित जी ने फिर बाद में उस पर प्रश्न चल रहा हो। वो जो है भट्टिनी कैसी क्रिएशन है तो जानते हो, भट्टिनी सब जानते हो। लेकिन कहा क्या हुआ भट्टिनी, कितनी भट्टिनियाँ घूम रही हैं, कितने लोगों कितनी अपहृताएँ बालिकाएँ होती हैं, कितने की यहाँ एक भट्टिनी है तो क्या हुआ। तो बहुत, इसीलिए पंडित जी का हमेशा एक कहना बड़ा वाक्य, विद्वत्ता का बड़ा आदर करते थे। और मैं कहूँ कि पंडित जी बहुत पढ़ने लिखने वाले थे, बहुत पढ़ते थे पंडित जी। कभी कभी 24 घंटे पे 16 घंटा पढ़ते थे। माता जी और बच्चे होते थे कि बिजली जलाने से, सच कह रहा हूँ, बिजली जलाने से बड़ी रोशनी होती, नींद नहीं आती थी माता जी को या बच्चों को, तो पंडित जी बिजली वाले घर में लालटेन जलाकर अकेले चुपके पढ़ते थे। लेकिन कहते थे कि विद्वान होने से क्या होता है, 35 किताब पढ़कर तो कोई विद्वान हो जाए, 40 किताब पढ़कर तो कोई विद्वान हो जाए। मनुष्य होना बड़ी बात है, मनुष्य होना बड़ी बात है, मनुष्यता बड़ी चीज़ है। तो गुरुदेव अंत तक पंडित जी सौंदर्यवादी तो हैं। याद रखिए, आज मुझे मौका आज नहीं है, फिर किसी अवसर आएगा और ऐसे बुलाते रहे, बोलता रहा, तो आशा है कि कुछ वर्षों तक और भी शायद बोलता रहूं। मुसीबत हो आपकी, मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि वो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि वो निरालन जैसा कहा है। कभी तो कोई बात कह बोलता है जिसको अपराजेय समर, यह अपराजेय राम या रावण का नहीं है, याद रखना। रवि हुआ अस्त, अभी रवि हुआ अस्त का कलर टेलीफोन से वेद प्रकाश से बातचीत करते, वो वहाँ नहीं कहूँगा मैं। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया, मंत्र में लिखा है अपराजेय समर, ये समर अपराजेय है। ये सौंदर्य कुरूपता की लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। ये अपराजय राम रावण का नहीं है, ये अपराजयता समर की है। पंडित जी विचार करते हैं और ऐसी समस्याएं, ऐसी चुनौतियां रखते हैं पढ़ने वालों के सामने और पाठकों के सामने, जिनको लगता है कि इनका समाधान मुश्किल है।
ये पंडित जी का बड़प्पन है, ये पंडित जी की संदर्भवत्ता है। मुझे याद है आचार्य द्विवेदी के 117वीं जयंती पर मास्टर साहब आपने फिर से आज भी वही कहा था कि आज के युग में कविता को जिंदा रहना चाहिए। आज भी हमें आपने वही चीज़ याद दिलाई है कि कविता पाठ कितना ज़रूरी है। डॉक्टर त्रिपाठी के इस भावपूर्ण भाषण के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रभात भैया को। प्रभात शुक्ल जी उन चंद पत्रकारों में से हैं जिन्होंने टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल यानी पत्रकारिता के तीनों विधाओं पर समान अधिकार प्राप्त किया है। प्रभात भैया की 3 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। अब मैं प्रभात भैया से अनुरोध करती हूँ कि माफ कराएं। ताली तो जिनकी कविता पढ़ रहे हैं उनके लिए कार्यक्रम भी उन्हीं की याद में है। और इस कविता का कोई शीर्षक तो नहीं है, और मुझे अपर्णा ने बताया है कि ये उस दौर में आचार्य जी ने लिखी जब आज़ादी के बाद बहुत सारे लेखक और वो मुंबई की तरफ, तब बॉम्बे की तरफ कूच कर रहे थे कि वहाँ शायद फिल्मों में कुछ लिखा जाए और बेहतर कमाई का ज़रिया बने। तो उस शायद एक बैंक की शैली भी इसमें इनके साथ झलक रही है। उस दौर में लिखी गई ये कविता है और जिसका शीर्षक मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं कविता पढ़ रहा हूँ। काली घटा बढ़ती चली आती है गगन पर, झुक झूम झूम पेड़ हैं अलमस्त मगन पर, साहित्य का सेवक किसी मसले में है उलझा, सुलझाना चाहता है पै पाता नहीं सुलझा, ऐसे ही समय आके कोई डाकिया हरिहर, पंडित जी कह पुकार उठा रूम के बाहर, बुक पोस्ट के बंडल हैं कई 5, 7, 10, इन पोथों में शायद ही हो रस का दरस परस, फिर एक एक को समालोचक है खोलता, कुंचन ललाट पर है और होंठ डोलता, ओह मारिए गोली, वही अनुरोध लेख का, कुछ देख रेख का तथा कुछ मीन मेष का, फिर खोलता है एक सुविख्यात सा पर्चा, सर्वत्र धूम जिसकी है सर्वत्र ही चर्चा, पहला ही प्रश्न देख के कुछ उन्मना हुआ, 2-4 और देख के दिल चुनमुना हुआ, फिर एक प्रश्न और, हाथ माथे पे गया, आंखें गई पथरा जो पृष्ठ खोले हैं नया, पढ़ पढ़ के ले रहा है ऊंसा से हजारहा, आकाश मगर शान से बरसे ही जा रहा, पारे का सा दरियाओ चहूं ओर उछलता, बच्चों का दल उसे है लूटने को मचलता, टूप टाप टूप टाप टूप टाप टूप टाप, बच्चे क्या मचल जाएं जो बच्चों के बड़े बाप, सारी उम्र लेखक ने की ज्योतिष की पढ़ाई, पर मुंबई वाले ने फतेह कर ली लड़ाई, शुभ लाभ मेष वृष मिथुन फल सबका हाँकता, साहित्य का सेवक मगर है धूल फांकता, बंगाल के इस बोलपुर में कटी उम्र, खजाना मगर तिलिस्म का पहुंचा है अमृतसर, वह छप गई किताब बिक गई भी 20, हाँ पै टापते ही रह गए लिखाड़ जी मैं समर से लेके फ्रॉयड और यूंग की पोथी चाटी है, मगर सब हुई बेकार और थोथी, वो मैस्मरिज्म का जो करामाती है दर्पण, अलीगढ़ी जादूगरी का हो गया है भूषण, दिन 3 ही में काले हो जाएं सफेद केश, ऐसा गया का एक करामाती है दरवेश, वह भी ना मिला हाय अभागे लिखाड़ को, वह झोंकता ही रह गया किस्मत के भाड़ को, मस्तानी दवा जो है इटावे से चल पड़ी, क्या वह भी नहीं मिल सकती है लेखक को इस घड़ी, चटकीले बहुत से पड़े विज्ञापनों के ठाट, मैनेजरों ने दिए हैं पन्ने सभी ही पाठ,
दिलखुश का सेंट सोप का और कोक शास्त्र का, ये झीन सीन गोंद का आश्चर्य मलहम का, सब चूर चूर हो गया अभिमान कलम का। चूरन कहीं है और है मोदक बहारदार, गुटिका वही वाटिका वही, देश इश्तिहार षष्ठ सप्त मदनास्त्र का। जी अच्छा अच्छा अच्छा। कविता का अपना आनंद होता है। हालांकि आचार्य जी की ने कविताओं को अपनी शैली नहीं बनाया है, लेकिन उनकी कविताओं को सुनने का अपना ही मज़ा है, जो हमने अभी देखा भी। अब मैं डॉक्टर जोशी जी को मंच पे आने का आमंत्रण देती हूँ, ताकि वो भी हमारे साथ अपने विचार रखें। डॉक्टर जोशी। जितनी बार तालियां बजती हैं उतनी बार आपके हृदय की गति भी अच्छी होती है। प्लीज एक और बार। आदरणीय गुरुदेव त्रिपाठी जी, अशोक महेश्वरी जी, जनार्दन द्विवेदी जी, पुष्कर मिश्र जी और बहुत सारे आत्मीय जन यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं। आचार्य द्विवेदी पर बोलना हम जैसे लोगों के लिए बहुत दुष्कर काम है। हमारे लिए तो हमारे गुरु ही अपार हैं, तो इनके गुरु पर हम क्या बोलेंगे। और ये माना जाता है और ये सर्वथा सत्य है कि हिंदी साहित्य के दो अन्यतम शिखर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको छुए बिना, इनके नज़दीक जाए बिना, इनको स्पर्श किए बिना हमारा सारा ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान थोथा रह जाने को अभिशप्त है। तो उन द्विवेदी जी पर बात करना कठिन है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयत्न मैं करूंगा एक उनके पाठक के नाते। रमेश चंद्र शाह ने, जो हिंदी के एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं, उन्होंने इन दोनों आचार्यों का स्मरण करते हुए लिखा है कि आचार्य शुक्ल मर्यादा पुरुषोत्तम है, आचार्य शुक्ल मर्यादा पुरुषोत्तम है और आचार्य द्विवेदी लीला पुरुषोत्तम। द्विवेदी जी के इस लीला भाव को, क्योंकि फकड़ता की व्यंजना में व्याप्ति बड़ी है और उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे द्विवेदी जी को पढ़ते हुए, उनके नज़दीक जाके उनको समझते हुए, उनके काम काज को उनके लीला भाव में ही देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे, पर फिलहाल जो उनके काम काज का आशय है, थोड़ा थोड़ा उस पर मैं विचार करते हुए बढ़ता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं और उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता
और गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन की लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। उनमें कबीर, तुलसी और रविंद्र एकाकार हो उठते हैं। द्विवेदी जी हिंदी धारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेते हैं और उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। हम जानते हैं कि द्विवेदी जी को सिर्फ 72 वर्ष की आयु मिली थी। 1907 में जन्मे और 1979 में उनका निधन हुआ। 72 वर्ष की आयु में उनका सक्रिय लेखन काल 35 से 40 वर्ष का रहा होगा, हमारे गुरुदेव ठीक से बताएंगे। इन 35-40 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, मैं तो उन कामों को 500 वर्ष की उम्र भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। वो भी 500 वर्षों में भी उतना काम हो सकता है, ये असंभव है। कहानी, कविता लिखना, उपन्यास लिखना दिगर बात है, और इन लिखे को मैं कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो सांस्कृतिक विमर्श किया है, जो आलोचनात्मक अवगाहन किया है और गुरुदेव की मान्यता के अनुसार संस्कृति का पुनर्गठन किया है, वो आत्यंतिक महत्व का है। अब आप देखें, सूर साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, लालित्य तत्व, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजय रविंद्र, सहज साधना, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का बृहद व्याकरण जो 4 खंडों में है, और नाना निबंध उनके, उपन्यास आपको पता ही है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, रामदास का पोथा, पृथ्वीराज रासो का संपादन किया, संदेश रासक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, प्राचीन भारत का कला विकास, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर जैसी पुस्तकें अनुदित की। इतना बृहद काम, और इनके कामों को गिनाना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए महत्वपूर्ण लगा मुझे कि ऐसे मौक़ों पर हमें अपने पुरखों को, पूर्वजों को उनके कृतित्व के आईने में देखना चाहिए, और ऐसे लोगों तक भी अपनी बात ले जानी चाहिए कि उनमें रुचि जागृत हो और वो अपनी परंपरा पर, अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें। आचार्य द्विवेदी कहा करते थे, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। दूसरों की आंख की खराबी सिद्ध कर देने से हमारी आंख में दृष्टि शक्ति नहीं आ जाएगी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की
किसी फरमाइश को ना ही कर सके। अब यहाँ दो शब्दों पर गौर करिए, दरेरा देकर और ना ही, ये दोनों भोजपुरी के शब्द हैं और आचार्य द्विवेदी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि जो फकड़ता वो कबीर में देखते हैं, और भाषा के प्रति जो तानाशाही प्रवृत्ति देखते हैं कबीर में, वो उनके स्वयं में भी है। यह दरेरा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, किसी हिंदी लेखक के यहाँ ये प्रयोग नहीं है और ना ही का भी प्रयोग नहीं है। और ऐसे असंख्य ब्रज के, भोजपुरी के, अवधी के, कहीं कहीं मैथिली के भी मिलेंगे, और पुराने प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी उनके यहाँ सीधे सीधे आते हैं और उनसे गुजरने के बाद आप चकित होते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। फिर कहते हैं, जो इतिहास को स्वीकार न करे वह आधुनिक नहीं। गौर करने की बात है, जो इतिहास को स्वीकार न करे वह आधुनिक नहीं, और जो चेतना को न माने वह इतिहास नहीं। प्रायः वर्तमान और समसामयिक को आधुनिक मान लिया जाता है और अतीत को जड़, पुरातन और पारंपरिक। परंपरा बोध अतीत नहीं है। यहाँ आधुनिकता से गहरा लगाव है, जहाँ सामूहिक मुक्ति के सवाल पैदा होते हैं। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो इसके 3 लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है ऐतिहासिक दृष्टि, दूसरा है पराधीनता से मुक्ति का आग्रह, और तीसरा है समष्टि मानव के कल्याण की कामना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परंपरा मनुष्य को उसे परिपूर्ण रूप में समझने में सहायता देती है। आधुनिकता उसके बिना संभव नहीं है। परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क, नीरस और बुद्धि विलास बनने से बचाती है, उसके प्रयासों को अर्थ देती है, उसे असंयत होने से बचाती है। यह दोनों परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर पूरक हैं, और यही द्विवेदी जी की परंपरा की आधुनिकता है। द्विवेदी जी में इतिहास बोध तो है ही, परंपरा का सतत बोध भी है। परंपरा के भीतर सृजन और संघर्ष का बोध उनके समग्र चिंतन में है। इसी से उनकी इतिहास दृष्टि निर्मित होती है। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के शुभ तत्वों के पोषक हैं। उनका समग्र साहित्य उनकी इसी सांस्कृतिक चेतना का प्रस्फुटन है, और मानव संस्कृति में भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए उन्होंने उसके अंतरतम तत्वों का अन्वेषण और विश्लेषण किया। मध्य युग पर दृष्टि केंद्रित करने का कारण यह है कि उसके पेट से यह हमारा आधुनिक युग उत्पन्न हुआ है। इस देश की जनता को, उसके विश्वासों को, धर्म परिवर्तन के कारणों को समझने की सामग्री इस काल के साहित्य में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इसे समझे बिना हम भारतवर्ष को ही ठीक ठीक नहीं समझ सकते। मेघदूत एक पुरानी कहानी में उन्होंने लिखा, मनुष्य इसीलिए बड़ा है कि वह गलती कर सकता है, देवता इसलिए बड़ा है कि वह नियम का नियंता है। सहज साधना में वे लिखते हैं, सृष्टि की लीला में एक तरफ अवतार होता है, दूसरी तरफ उद्धार। कभी कोई प्रभावी होता है तो कभी कोई, लेकिन आधुनिकता ने उद्धार को महत्व दिया है, और यही आधुनिक मानववाद है जिसमें व्यष्टि मनुष्य को नहीं, समष्टि मनुष्य को मुक्त करने की कामना है। तो इस मौके पर
हमने उनके विचार रखे और उनको अपने ढंग से समझने की चेष्टा की। मुझे लगा कि नीरस वाग्जाल से अच्छा है कि उनके शरण में जाकर थोड़ा सा उस पर विचार कर लिया जाए। अब हम उनके लीला भाव पर आते हैं, क्योंकि उनके समस्त कर्म को लीला पुरुषोत्तम के रूप में देखने पर ये लगता है कि वह उनका लीला भाव है जो उन्होंने अपने प्राकट्य के बाद अपने कर्मों के द्वारा हमें सौंपा। आचार्य द्विवेदी के लीला पुरुषोत्तम रूप में ही उनकी वह चमत्कारी लीला छुपी है जिसे साहित्य विमर्श में हम उनकी फकड़ता के रूप में संबोधित करते हैं। लेकिन फकड़ता बहुधा घरफूंक मस्ती का सा अर्थ देता हुआ एक लापरवाह अगंभीर भी लगती है, जो द्विवेदी जी के प्रसंग में मुझे कहीं कहीं खटकती है। वे जीवन और मृत्यु की खरी पहचान रखते थे। कबीर के अलख की खोज हो या सूर के मर्म की पहचान हो, वे सिद्ध और भक्त चेतनाओं के संधि स्थल की परख करने में भी अद्वितीय थे। बाढ़ भट्ट की भट्टिन हो या अनाम दास की रितंभरा हो, यह जीवन में प्रेम के सातत्य का निदर्शन है। अनाम दास का पोथा का यह संवाद देखें। मुझे लगता है बेटा, जिसे लोग आत्मा कहते हैं, वह इसी जिजीविषा के भीतर कुछ होना चाहिए। आत्मा अज्ञात अपरिचित संभावनाओं का द्वार है। अगर यह संभावना नहीं होती तो यह जिजीविषा भी नहीं होती। रैक को बेटा, जीने की इच्छा सब में है, कुछ में जिलाने की इच्छा भी है, जैसे मामा में। ऐसा नहीं लगता कि जिसमें जिलाने की इच्छा है वह जीने की इच्छा का रहस्य जान गया है। यह अनामदास का पोथा का उदाहरण है। यह रहस्यवाद नहीं, मानववाद है। यह उस लीला पुरुषोत्तम आचार्य द्विवेदी की वाणी है जो मृत्यु को स्वीकार कर जीवन का पाथेय चुनते हैं। और अनामदास का पोथा फकड़ ऋषि कुमार रैक्व की गाथा ही है। निबंधों में यही मस्ती है जिसमें द्विवेदी जी के फूल मस्ती में झूमते हैं। अशोक, कुटज, देवदारू, शिरीष सब मस्त हैं। इसी तरह उनके कालिदास भी फक्कड़ हैं, पर उनमें क्लासिक संयम है, तो कबीर में फक्कड़पन के साथ सहज साधना भी है। नामूर सिंह ठीक कहते हैं कि सहज साधना के बिना फक्कड़पन को समझना असंभव है। द्विवेदी जी स्वयं कबीर की मस्ती और फक्कड़पन पर लिखते हैं, लेकिन प्रेम के बिना मस्ती कहाँ और कैसा फक्कड़पन। इस प्रेम में मादकता नहीं है पर मस्ती है, असंयम नहीं है पर मौज है, उच्छृंखलता नहीं है पर स्वाधीनता है। उनके सभी उपन्यासों में फक्कड़पन के आवरण में प्रेम की दीठ बड़ी गहरी है। उनके निबंधों में जो फक्कड़पना है वह इसी प्रेम का उन्मुक्त विचरण है, उनका लीला भाव है। उनके उपन्यासों के प्रायः सभी नारियां पतित और लांछिता हैं। वे अपनी लीला से सबको महिमान्वित करते हैं। नामूर जी कहते हैं कि उनके उपन्यास भी गप हैं तो निबंध भी। स्वयं द्विवेदी जी उपन्यासों को गल्प ही कहते हैं। वे कहते हैं आचार्य द्विवेदी की गल्प सृष्टि उनकी कल्प सृष्टि है, जो निबंधों से लेकर उपन्यासों तक एक तान है। और कहने की आवश्यकता नहीं कि उस कल्प सृष्टि का बीज फक्कड़पन है। इसे यदि आचार्य द्विवेदी का लीला भाव कहा जाए तो अनुचित न होगा, क्योंकि शास्त्र से लोक और परंपरा से आधुनिकता तक उनकी विराट यात्रा, उनकी लीला पुरुषोत्तम रूप की विस्मयकारी लीलाएं ही हैं, जिन पर जितना ही रिझा जाए उतना कम है।
धन्यवाद। हम जितनी बार आचार्य जी के बारे में सुनते हैं उतनी बार नई चीज़ें समझते हैं। आज डॉक्टर जोशी के विचारोत्तेजक भाषण ने हमको बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई हैं। हम उनके आभारी हैं। अब हम अपने आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? नहीं, उसको वो करो, ठीक है। हमने 3 साल पहले जब ये ट्रस्ट का गठन किया था तब हमारे कई मित्रों ने हमसे पूछा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बीच में इतना समय बीत गया है, कौन याद करेगा, और साहित्य के ऊपर बहुत सारी भाषा ऑलरेडी चल रही है तो क्यों कर रहे हो। हम भी थोड़ा डरे थे, डगमगाए थे और हमने सोचा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इतने सारे लोगों का साथ देख रही हूँ और इतना प्यार देख रही हूँ तो मेरा सिर नमन से जुड़ रहा है, झुक रहा है आप सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ही हम लोगों की शक्ति हैं और हम लोगों की प्रेरणा है, क्योंकि आप तभी हम कुछ कर पाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ट्रस्ट की 3री वर्षगांठ के इस आयोजन को हम अब समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, जिनको हम लोग मास्टर साहब बोलते हैं, और ये मतलब युग मास्टर साहब हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी इनको मास्टर साहब ही बोलते थे, और पीछे मेरे भैया बैठे हैं, वो भी उनको मास्टर साहब के नाम से ही जानते हैं, तो हम लोग उनको मास्टर साहब बोलते थे। अब हम एक औपचारिक धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने अपने विचार और हमें अपना समय दिया, हम उसके आभारी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके प्यार और आशीर्वाद के आभारी हैं। हम डॉक्टर जोशी, जब मैं डॉक्टर ज्योतिष जोशी से पहली बार मिली, हालांकि जब मैं पहली बार मिली तो वो पहली मुलाकात नहीं थी, उससे पहले हम लोग मिल चुके थे कई बार, वो घर आए हुए थे हमारे, लेकिन औपचारिक मुलाकात जब एक साहित्यकार और के नाते मैं इनसे मिली और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि देखो मेरे विचार से आचार्य द्विवेदी का साहित्य क्या है, और इतनी साफ कोई से चीज़ों को वो बता रहे थे जिसने कई नई तरीके से आपकी दृष्टि खोली। और आचार्य जी के भविष्य दृष्टा शैली के बारे में आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, हम दिल से आभारी हैं। कविता पाठ का ये पहला प्रयोग हम कर रहे थे। हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हम आचार्य जी के निबंधों का भी पाठ करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनाने की परंपरा, वैसे भी आज की पीढ़ी सुनना ज़्यादा चाहती है, पढ़ना कम चाहती है, तो हम उनको सुनाना चाहते हैं, अलग शैली, अलग उनका जो साहित्य है। तो ये उसका आज पहला प्रयोग था, और आप लोगों की उपस्थिति और तालियां, जो कि मैंने बार बार बोली, मैं इसको सफल बनाया। हालांकि मैंने बार बार अनुरोध किया, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इसके लिए मैं ख़ास तौर पे प्रभात जी का और रत्नेश जी का धन्यवाद करती हूँ। और इस कविता पाठ के लिए जो पहली बार जब मैंने सोचा था कि इस तरह के कोई कार्यक्रम करेंगे, तो उसकी प्रेरणा हमको डॉक्टर त्रिपाठी और वाजपेयी जी ने दी थी, अशोक वाजपेयी जी ने, कि कविता पाठ के ऊपर भी क्यों नहीं कुछ काम करते हो। हालांकि उनका एक अगली बार हम लोग, तो इसका मतलब अगले कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे हैं जल्दी ही। नज़ीर अकबराबादी की शैली में है कि कैसा कैसा आया है ये रीछ का बच्चा, ये उस शैली में है। ये कविता पाठ जब हम करते हैं और पढ़ते हैं, जब मैंने पहली बार पढ़ा था, और मैंने बाबा का साहित्य जब पहली बार पढ़ा था, तब मैं काफ़ी छोटी थी और मैं कोर्स की किताब की तरह पढ़ती थी, लेकिन उम्र का भी एक वो होता है और कुछ समझ भी उम्र के साथ बढ़ती है। तो आज जब मैं उसी साहित्य को फिर से पढ़ रही हूँ, फिर से देख रही हूँ, तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, और ये चीज़ मुझे लगा कि साहित्य की प्रासंगिकता हर विषय, हर युग में है और हर पीढ़ी में है, और ये जानकारी देती रहनी चाहिए। यहाँ पे जितने लोग आए, यहाँ पे मीडिया के जितने लोग आए और जितने श्रोतागण आए, उनका दिल से आभार।
आप लोग हमारी ताकत हैं और आने वाले समय में हम आप लोगों के सहयोग के आकांक्षी हैं। बाहर चाय शाय का इंतज़ाम है, चाय शाय ही है, ज़्यादा बड़ा इंतज़ाम नहीं है। तो चलिए चाय पीते हैं। धन्यवाद।